वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा आपकी होस्ट मीडिया फोकस की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक पेश करती हूँ। उम्मीद है आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे, आपने इबादतें की होंगी, इफ्तार पार्टियाँ की होंगी और अल्लाह की कुर्बत के लिए ये बेहतरीन महीना है और अल्लाह की तरफ से ये हमारा एक बड़ा तोहफ़ा है कि रमज़ान के बाद हम इस खुशी के दिन को, ईद को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज हमने आप लोगों को इस ईद के मौके पे अपनी वर्किंग वुमेन से कुछ जो है वो तारुफ करवाना है और उनकी देखना है कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, वो किस तरीके से घर पे टाइम देती हैं, किस तरीके से अपने कॉलीग्स के साथ ईद गुजारती हैं और क्या क्या वो ईद पे करती हैं। जरा आके उनसे पूछते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाई कोर्ट की एडवोकेट है मिस इरम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। फिर उसके बाद हमारे पास है तब्बा हॉस्पिटल की सर्जन है, हार्ट सर्जन जो भी बन रही है, डॉक्टर इकरा। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत प्यारी सी हमारी सिंगर है मोनिका। अस्सलाम वालेकुम मोनिका। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और उसी के साथ हमारी एक और सिंगर हैं और इनका नाम है डॉक्टर उल्फत। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, तो आज हम देखते हैं कि कैसा ये हमें जो है वो फन देती हैं ईद के दिन। तो हम अपने शो का आगाज करते हैं एडवोकेट इरम फातिमा से। तो आप बताइए, आप एक वकील भी हैं हाई कोर्ट में और मतलब नाम सुन के भी थोड़ा सा बंदा डर जाता है। तो बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं वर्क लाइफ बैलेंस, क्या आप करती हैं? सबसे पहले तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो लॉयर्स हैं वो भी बड़े लाइवली होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि रूटीन बहुत टफ होती है। बिल्कुल। तो ईद सब तो इला मेरी बहुत अच्छी गुजरती है। ईद के 3 दिन बहुत बिजी जाते हैं। फर्स्ट डे कैसी गुजर रही है ईद अभी आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या क्या किया थोड़ा सा हमें बताइए आप। सुबह उठ के वही शीर कोरबा और सब कुछ नमाज के बाद शुरू करते हैं। उसके बाद फिर नौज किया जाते हैं। दूसरे दिन फिर भी किया, तीसरे दिन पे कोई मेहमान आ जाता है, तो बस इसी हल्ले गुल्ले में जो है वो ईद गुजर जाती है। ओके, डॉक्टर इकरा जी, आप सबसे पहले तो बताइए कि आप क्या बेसिकली, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने बहुत रेयरली सुना है कि खवातीन हार्ट सर्जरी में जाएं, तो आपने कैसे सोचा कि आप इस फील्ड में आए और किस तरह से आपको कैसा लग रहा है ये फील्ड? आपकी बात बिल्कुल सही है। कार्डियक सर्जरी जो है वो एक बहुत ही टफ फील्ड है, नो डाउट फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर मेन। तो वर्क लाइफ को और आपको अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनेजेबल है। कोई भी चीज़ आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं अगर आपका माइंड फोकस्ड हो। तो ऑब्वियसली हमारी ईद भी थोड़ी सी ऐसी रूटीन हमारा टफ गुजरता है और पेशेंट्स के साथ ज़्यादातर हमारी ईद गुजर रही होती है। हम भी सुबह तैयार होके ईद के बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन हॉस्पिटल जाते हैं। कैसे आपकी ये वाली ईद आपकी किस तरह से गुजरी, क्या आप थोड़ा सा यही हमारा रूटीन यही था कि हम सुबह सबसे पहले उठे, तैयार हुए, घर वालों को ईद मुबारक करके अल्लाह हाफिज चले गए अपने पेशेंट से मिलने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली वो बेचारे किसी बीमारी में किसी ना किसी मुब्तला होते हैं, उनको भी कोई होना चाहिए ना ईद मुबारक कहने वाला। उनके लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जाके रिफ़्रेश करना, उनसे जाके बात करना, उनको ईद की मुबारकबाद देना, उनकी बीमारी सुनना, उनके साथ क्या मसाइल है उनको भी सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी भी एक ईद हो जाती है। हम भी जब इतना अच्छा तैयार होके जाते हैं और उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, तो ऑब्वियसली और उनको देख के फिर आपको भी अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली किसी को खुशी अगर आपकी वजह से हो या थोड़ा सा आपकी वजह से कोई कंफर्ट जोन में आ जाए, कोई कंफर्टेबल फील करे, तो ये आपकी ईद होती है। अगर आपकी वजह से कोई इंसान या कोई मरीज आपकी वजह से खुश हो जाए, अच्छा महसूस करने लगे, बेहतर महसूस करने लगे, आपका हर रोज ईद जैसा गुजरता है। बिल्कुल। तो ये तो आपका जो है वो पेशेंट्स के साथ गुजर रही है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके जी, मोनिका आप बताइए कि आपकी कैसे गुजर रही है और ये सिंगिंग का शौक आपको किस तरह से पैदा हुआ और आपने क्या किया है अब तक, एजुकेशन वाइज क्या किया है? जी अच्छा, सबसे पहले ईद की बात करते हैं। हाँ। तो ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और सबसे मज़ेदार जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि सुबह अब्बा आते हैं नमाज पढ़कर और फिर उनसे मिलकर और फिर ईदी जो मिलती है उनसे, सबसे अच्छी चीज़ होती है। ज़्यादा नहीं होती, बस अब्बा ही देते हैं मुझे, तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हम भी तो थोड़ी ट्रीट लेते हैं ना। आप बताती हैं कितनी ईदी है तो फिर हम यही से जाते कहीं।
तो बस ये होता है। और फिर हाँ, ईद बहुत अच्छी गई। ओके। और उसके बाद अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं मीडिया साइंस कर रही हूँ। तो हाँ, थर्ड। और गाने का शौक कैसा? हाँ, ये था कि मैं बचपन से मुझे बहुत गाना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे खुद ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन मैं जब गाना शुरू किया तो सबने मुझे बताया कि यार अच्छा गा रही हूँ, बहुत अच्छी आवाज है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स होने लगे, तो फिर मैं वहाँ गई और सब स्कूल कॉलेज के लेवल से गाना स्टार्ट किया? हाँ, बहुत छोटी थी मैं तब से गाना स्टार्ट किया। फिर मैंने सीखा थोड़ा बहुत गाना, और फिर बस अभी और भी कोई फैमिली में गाता है? नहीं, कोई भी नहीं गाता। अच्छा, वाह जी। तो डॉक्टर उल्फत, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप गाने भी गाती हैं, सिंगर भी हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो क्या आप जरा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और कैसी ईद आपने स्टार्टिंग से बताइएगा, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? स्पेसिफिकली मेरी जो फील्ड है वो है रिहैबिलिटेशन मेडिसिन। तो मैं इस चीज़ की डॉक्टर हूँ, और जो हमारा टाइम है वो भी पेशेंट्स की साथ ही गुजरता है ईद में, सेम एज यूजुअल। अच्छा। क्योंकि हमारी भी ऐसा ही है कि ड्यूटीज़ लगा दी जाती है, वो ये नहीं देखते क्योंकि हमारी वीकेंड्स पे भी ड्यूटीज़ लगती है। सो लाइक ईद आप मतलब होती है, घर वालों के साथ भी मनाई जाती है, लेकिन ये होता है कि आपका जो टाइम होता है वो पेशेंट्स के साथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू घर वालों के साथ। ईद पे भी? जी, ईद पे भी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि इस बार मेरी ईद पे नहीं लगी है। तो ईद के जो है वो 3rd या 4th डे मतलब मेरी ड्यूटी है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं बेचारे, अब वो रो रहे थे कि प्लीज़ एक्सचेंज कर लो हमसे, हमारी जगह ड्यूटी कर लो, क्योंकि ऐसे ही होता है फ्रेंड्स में। तो बस ये है, इस दफा इसलिए हमने आपको इधर बुला लिया ना, आप उधर नहीं गई। हाँ, इस दफा ये है कि शुक्र है कि मैं घर पे हूँ ईद पे। ओके। तो अपने घर वालों के साथ वैसे ही सेम एज यूजुअल घर वाले ईद ही देते हैं अभी भी, क्योंकि हम पेरेंट्स ही मांगते हैं अभी इस उम्र में भी, जो भी हो। तो घर वाले इतनी तो उम्र नहीं है कि आप ना मांगे। नहीं, फिर भी ये होता है ना कि आपसे जो छोटे होते हैं वो कहते हैं कि हम उनको ईदी दे देंगे उनको। आप देती हैं? अभी किसी को ईदी भी देती हैं? मेरे पास खुद नहीं होती है। क्या दूं? तो मतलब अपने लिए हो जाए वही बहुत है बच्चों को। हाँ, ये है कि छोटे छोटों को दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। कुछ भी दे दो छोटे मोटे को। लेकिन अब जो आपसे थोड़े से हमारे भाई बहन है, अब उनको अगर आप 1000 से नीचे दो तो वो तो लेंगे ही नहीं ना, लेंगे ही, रुकेंगे भाई, ईदी देंगे तो सही से दो, ये क्या है। तो बस ऐसे ही ईद गुजरती है घर वालों के साथ, उनकी हेल्प करते हैं घर में, और यही सब। तो डॉक्टर उल्फत, बहुत अच्छा लगा आपकी बैकग्राउंड सुन के। और हम आज ईद का मौका भी है और दस्तूर भी है और मोनिका भी हमारे साथ हैं, तो हम क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा के इनसे एक प्यारा सा गाना सुने। करती हूँ बेकर बेकर, हाँ बूम बूम जब मिलते हैं हम तुम आँखों आँखों
बहुत खूबसूरत मोनिका, मीठी मीठी ईद पे मीठा मीठा गाना, हमारी तो ईद का मजा ही दोबाला हो गया। आप लोगों को कैसा लगा, आपका क्या ख्याल है? बहुत बिल्कुल सही कहते हैं आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं कि आपकी आवाज़ वाकई बहुत प्यारी है। थैंक यू। तो क्यों ना हम डॉक्टर उल्फत से भी एक प्यारी प्यारी आवाज़ में प्यारा प्यारा सॉन्ग मीठी ईद पे सुने, क्या कहते हैं आप लोग? जी डॉक्टर उल्फत प्लीज़। तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। वे तू लौंग में बेलाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच्च दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच्च दी कवारी। ते मैं चंबे दे पहाड़ा काली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तू ता जाना रे नशे, वादा मंग दीना थोड़ा ले दे झांझेड़ा ता जोड़ा। मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तू ता जाना रे नशे, वादा मंग दीना थोड़ा ले दे झांझेड़ा ता जोड़ा। जेड़ा बिके ना बाजारा विच आम वे कुड़ी, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे कुड़िया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। वाह डॉक्टर उल्फत, मैं तो ये समझती हूँ कि आपके पेशेंट्स तो बहुत ही खुश होते होंगे आपसे कि हमारी इतनी ज़बरदस्त डॉक्टर सिंगर भी। बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना था। चलें अब हम थोड़ा सा एडवोकेट इरम से पूछते हैं कि ये एक हाउसवाइफ भी हैं और आपके किड्स भी हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है बना। तो थोड़ा सा हमें ज़रा बताइए आप किस तरीके से सुबह से लेके अपनी ईद डे स्टार्ट आपने किया, और इसके अलावा जो है क्या क्या आपकी ईद से पहले किस तरीके से आपने ईद की तैयारियां की, कपड़े एंड पकवान, ठीक है यही ईद है हमारी तो। ऐसे ही है। ईद से पहले रमज़ान तो बहुत टफ गुजरते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स, आना जाना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है रमज़ान का पूरा क्या डे टाइमिंग्स स्पेंड होती हैं करना। ईद पे? 9 to 2 हमारे रमज़ान टाइमिंग्स होते हैं, वो डिपेंड करता है वर्क पे। उसके अलावा अगर बात की जाए शॉपिंग की, तो फिर ये होता है कि इफ्तार के बाद ही निकलना होता है हम लोगों का। उसके बाद सबसे पहले तो बेटे के कपड़े, बेटी की चीजें, उसका एक एंडलेस लिस्ट होती है जो खत्म नहीं होती। हर उनकी मर्जी से लेते हैं या अपनी मर्जी से? नहीं बस मैं नहीं, ये अब वो अपनी मर्जी वाला नहीं है, अब तो ये है कि उनकी मर्जी उनको, मतलब हाँ वी गिव हिम चांस टू यू नो सेलेक्ट द थिंग्स। स्कूल गोइंग है, हाँ स्कूल गोइंग है, तो अब उनकी भी चॉइसेस है, हमारी भी चॉइस है, उनकी ज्यादा है ऑफ कोर्स। जब उनके साथ जाते हैं तो नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो, आपको पता है बच्चों का किस तरह से होता है। उसके बाद फिर ईद डे हमारा बहुत, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मतलब फर्स्ट डे जो है बहुत जल्दी क्या से बनाया आज आपने? आज तो मैंने कबाब रात में बना दिए थे, बिकॉज हमें फर्स्ट डे अपना इन लॉज के स्पेंड करना होता है। अच्छा। तो वहीं पे हमारा लंच फर्स्ट डे का होता है, तो सुबह ये कि नाश्ता करके एंड देन भी उधर चले जाते हैं फिर हम लोग। तो वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सब आए हुए होते हैं, वो ईदी, वो यू नो खाना पीना, एंजॉयमेंट, हंसी मजाक, तो बहुत अच्छा डे गुजरता है। इसी तरह फिर सेकंड डे की अगर बात करें तो वो फिर मेरी मदर के घर पे होता है। फिर वहाँ पे इसी तरह से यू नो एक्साइटमेंट होती है, वहाँ पे भी सब पूरा फैमिली गैदर होती है। फिर वहीं पे वही बच्चों का ईदी मिलती भी है और ईदी देनी भी पड़ती है, दोनों चीज़ें हैं अब तो। लेकिन अभी तक भी जो ईदी मिलने की खुशी है वो देने से ज़रा कम है। अच्छा अभी भी ईदी मिलने की खुशी ज्यादा है? जाहिर है यार, ये इसका मतलब है नहीं अच्छी ईदी मिलती है तो फिर हमें ट्रीट मुझे लग रहा है लेनी पड़ेगी। क्या ख्याल है डॉक्टर इकरा? ऐसे ही है, लेकिन ये कि हाँ अब वो ये है कि देने में भी अच्छा ही लगता है। ऑफ कोर्स वो तो एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
जब सब मिलते हैं, ईद का मौका एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आई थिंक जितना भी हम लोग कोशिश कर ले, मतलब उस वक्त सबकी छुट्टी है, सब तैयार है, सब एक्साइटेड है ईद के लिए आने के लिए। स्पेशली मीठी ईद का जितना क्रेज़ होता है और बच्चों के साथ तो फिर बहुत ही मेरे ख्याल से मज़ा आता है। आखिरी डे तक भी सिर्फ आप शॉपिंग्स ही कर रहे होते हो, तो दैट्स समथिंग जो वाकई में ईद को ईद लग रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी ईद जो अब तक आपकी बचपन से लेके अब तक कोई नाकाबिले फरामोश वाकया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो कि ये ईद पे हुआ था, अच्छा बुरा जो व्हाटएवर जो याद हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कोई अच्छा वाकया भी हो सकता है ना कि हाँ भाई हम सब लोगों ने ये किया, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको कोई ईद स्पेसिफिकली याद हो, यार ये वाली ईद मैं कभी नहीं भूल सकती। ईद मैं लास्ट ईयर की बिल्कुल नहीं भूल सकती, बिकॉज मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हुई थी इस पर। अच्छा। वो अभी भी याद आता है तो बहुत ज़्यादा, इस ईद पे भी दैट इज़ समथिंग दैट शेक इट अप। ही इज़ वेरी यंग, तो वो एक चीज़ लास्ट ईयर जो गुजरी, इट्स रियली समथिंग अनयूजुअल। ओके, तो लेकिन इंशाल्लाह इस ईद को ज़ाहिर लाइफ मस्ट गो ऑन, वो रुकती नहीं है, तो इंशाल्लाह इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा जितनी खुशियाँ इस टाइम में समेट सकते हैं समेट लें। तो अच्छा, ईद की आप अभी भी उसी तरीके से सेलिब्रेशन करती हैं जैसे बचपन में करती थी? बचपन में तो हम हर चीज़ देखते थे ना कि भाई वो बैग पर्स भी हो तो रिंग्स भी हो और चूड़ियाँ भी हो। नॉट लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स अभी भी क्योंकि शौक। कितने ड्रेसेस बनाए आपने ईद के इस दफ़ा 4 to 5, मतलब लाइक 2 तो मेन होते ही हैं, बट उसके साथ भी क्योंकि आना जाना इतना ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस है फिर वो तो बनती। और दूसरा ये कि रमज़ान में मैं कहती हूँ कि एक अलग ही वो होता है कपड़े बनाने का, कपड़े पहनने का। तो स्पेशली जो हम लोग रमज़ान में फ्राइडे की कितनी तैयारी, कितनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हर फ्राइडे ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मेरे ख्याल से रमज़ान एक ऐसा मंथ है कि जिसमें हम लोग लातादाद कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश होती है हर रोज़ एक नया ही पहना जाए, तो वो एक वो भी देता है, सबको भी देता है कि हमने इबादत करी। अच्छा, नए कपड़े मेरी नानी कहती थी कि बचपन में ना कि रमज़ान में जितने भी कपड़े आप बना लो, नए कपड़े पहन लो, उनका हिसाब नहीं होगा। तो हमारे एक हमेशा से एक ट्रेंड है कि रमजान में बहुत कपड़े बनाते हैं, पहन के नमाज पढ़ते हैं। Exactly. तो इनका हिसाब नहीं होगा। हिसाब नहीं, ऐसे ही है। तो वो शायद वो वाली भी एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चलता आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा जी, डॉक्टर इकरा, आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है बचपन से लेके अब तक? कौन सा ऐसा कोई चीज़ जो आपको अब तक याद हो कि हाँ ये ईद मेरी बड़ी यादगार गुजरी है? और कितने कपड़े अपने बनाए, क्या क्या खाने बनाए, पेशेंट्स को कितना आपने जो है वो खुशियाँ दी? ठीक है, क्योंकि आप तो ईद वहाँ भी गुजारती है ना अपने रिलेटिव्स के साथ साथ। ऑब्वियसली यही होता है कि हमारी तो 2 ईदें होती हैं इस तरह से, हमें पेशेंट्स के साथ एक ईद मनानी है, घर वालों के साथ भी मनानी है। ऑब्वियसली घर वालों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, प्रोफेशन और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग लेके साथ चलना होता है इन दोनों को। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि घर वालों को अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। हमारी वर्क टाइमिंग्स ऐसे हैं, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वहाँ भी अपना फोकस देना पड़ता है। तो ये है कि हम सुबह अपने घर वालों से मिलके उनको अल्लाह हाफिज़ करके ईद ही लेके ऑब्वियसली हमें भी ईद ही लेनी होती है, तैयार होके जाती है जी, ईद के कपड़े पहन के हम जाते हैं। ऑब्वियसली फिर हमने हॉस्पिटल की ईद अलग मनानी है, घर वालों के साथ ईद अलग मनानी है, तो वो हमारे थोड़े से डिफरेंट कपड़े होते हैं। हमारे ऑब्वियसली ज़्यादा कपड़े होते हैं एज कम्पेरेटिव टू। जैसे आपने अलग रखा हुआ होता है। हाँ, तो हमारे घर वालों के साथ ऑब्वियसली हमें जाना है, हमारी फैमिली में किसी ने आना है तो वो वाले ड्रेसेस अलग है। फिर थोड़ा सा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के हिसाब से ड्रेसिंग करके हमें जानी होती है ऑब्वियसली, तो वो लहंगा पहन के हम नहीं जा सकते ना हॉस्पिटल में, तो फिर वहाँ के हिसाब से भी हमें ईद के कपड़े अलग बनाने होते हैं। तो ये बड़ा हमें देखना पड़ता है कि ये कपड़े यहाँ पहनने, ये कपड़े यहाँ पहनने, शॉपिंग उसी हिसाब से, इस ड्रेस के सैंडल्स और मैचिंग्स ये हैं, इस ड्रेसेस की ये है सैंडल्स एंड मैचिंग्स, ये होता है। फिर चूज़ करनी होती है चीज़ें। बाकी खाने वगैरह में बहुत चूज़ ही होते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये हमारा होता है
कि मेरी मम्मा जो है वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है माशाल्लाह, और मैं उन्हीं के हाथ का आपने कुछ खाना बनाया इस ईद पे या नहीं? अभी तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरी मम्मा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और मैं जो है वो उन्हीं के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बाहर के खाने से भी ज़्यादा मैं अपने मम्मा के हाथ का खाना प्रेफर करती हूँ। और मम्मा के हाथ के खाने कोई नहीं भूल सकता। उसकी वाकई उसकी बात ही अलग होती है। आप जितना भी बाहर का खाना खा लें, जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट का खा लें, लेकिन मम्मा के हाथ के खाने की बात अलग होती है। पेट भी उसी से भरता है और जो है वो दिल भी उसी से भरता है। तो ये होता है। बाकी ये है कि हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और घर में मेरा थोड़ा सा रोल कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बाहर रोल शौक ज़्यादा है होता है। खाने कुकिंग करने का या किचन में काम करने का या कुछ है, या शौक भी अब खत्म हो गया? नहीं, शौक तो थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम जो है वो हेल्प करें, थोड़ा सा हाथ बटाएं। तो जितना लिटिल बिट थोड़ा हो सकता है ना। ऑब्वियसली फिर मामा भी ये देख रही होती है कि हमारी बच्ची इतना थक हार के आई है बेचारी, हॉस्पिटल में इतना काम करके आई, तो वो खुद भी हमें यही नहीं करने देती वही नहीं करने देती। वो बिल्कुल ऐसे वो परियों की तरह से बिल्कुल भाई तुम बेड पे बैठो, तुम्हारा खाना भी आ जाएगा, तुम्हारा नाश्ता भी आ जाएगा, सारी चीजें मुझे मेरे बेडरूम में मिल जाती है। तो बहुत ही वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मेरा चल रहा होता है, जिसे मैं इंजॉय भी करती हूँ। कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि मेरा घर में जो है और फैमिली के साथ बहुत लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर टॉलरेटिंग मी फॉर दिस। लेकिन बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं। हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो इस तरीके से बस हमारी ईद मनाई जाती कोई है। ऐसा वाकया बचपन से आपको, कोई ऐसी ईद जो आपको याद हो, या कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहती हो नाज़रीन के साथ? घर वालों के साथ तो ईद ऑलमोस्ट हमारी सेम ही गुजर रही होती है। बाकी जब से मैं ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि ईद हमारी पेशेंट्स के साथ भी गुजर रही होती है, तो वहाँ थोड़े से हमें जो है वो थोड़े से तकलीफदेह मनाजिर भी देखने पड़ रहे होते हैं। तो ऐसा हुआ था एक दफ़ा ईद पे कि आई वॉज इन हॉस्पिटल। तो ईद का दिन था, बेचारे बहुत सारे लोग काफ़ी तैयार होके आए थे, और वो देयर वाज अ पेशेंट इज ब्राउन डेड। ओके। तो दे डिडंट नो कि द पेशेंट वाज डेड, और वो हमारे पास लेके आए ये सोच के कि वो बेहोश हैं और लाइक वो गिर गए। लेकिन फिर जब उनको हमने, क्योंकि डेथ आधे 1 घंटे पहले हो चुकी थी, जब हमने उसको एग्जामिन किया वहाँ पे इमरजेंसी रूम के अंदर, और जो है जब हमने डिक्लेयर किया, तो फिर वो बहुत तकलीफदेह मंजर था जो आज तक मुझे याद है। बहुत पेनफुल ईद का दिन और ब्लू कोड अनाउंस होना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पेशेंट को डिक्लेयर डेथ करना, वो थोड़ा सा बहुत पेनफुल वाक़या था जो थोड़ा सा मुझे जो है वो तकलीफ़ देता है। जी डॉक्टर इकरा, आप ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में, और मैं सबके लिए यही दुआ गो हूँ कि हर किसी की ईद बहुत खुशियों के साथ बहुत अच्छी गुजरे, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। अच्छा, इसी के साथ साथ हम मोनिका से और डॉक्टर उल्फत से एक डुएट गाना सुनते हैं, देखते हैं दोनों का गाना हमें कैसा लगता है। क्या कहते हैं आप लोग? है ना? अकेले अकेले तो हमने इनको देख लिया कि इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मुझे लगता है दोनों मिलके गाएंगी तो बहुत ही कुछ अलग बात होगी। चलिए एक अच्छा सा गाना सुना दे। मारा सैयार जो है, कुछ भी होए वो साडा प्यार जो है, क्यों मलेगा क्यों दुलेगा, गिला करा मैं तो लखवारी, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। मारा सैयार जो है,
कुछ भी होवे ते साडा प्यार तोए क्यों मलेगा क्यों डोलेगा कराना कान तलक बारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बिस्मिल्लाह करा, बड़ा प्यारा गाना लगा और मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा और हमारे नाज़रीन भी इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों से एक मैसेज चाहती हूँ फॉर वर्किंग वुमेन। जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह अपनी लाइफ को इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, आज यहाँ भी आए हुए हैं, अपने आप को भी इतना ज़्यादा वेल ग्रूम किया हुआ है, इसके साथ साथ फैमिली भी, वर्क लाइफ भी कैसे कर लेते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को, ख़वातीन को, कि वो किस तरीके से मैनेज करें और डरे नहीं, घबराएं नहीं कि नहीं हम जॉब नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे मुल्क को आपकी ज़रूरत है। हमारे पास तकरीबन हाफ आबादी ख़वातीन की है और हम लोग चाहते हैं कि आप सब आगे आएँ और मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटाएँ और अपने फैमिली के भी हाथ बटाएं। तो इसी में मैं थोड़ा थोड़ा एक एक मैसेज जो है वो चाहती हूँ। वेल होता ही कि हमें ज़रूरत होती है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की। ये कोई वो नहीं है कि हमने शादी कर ली या वी हैव किड्स तो अब हम अपना करियर परस्यू नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम खुद चाहें तो, बिकॉज वी आर द पीपल हु कैन मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। हमें देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हम अपने आप को बिल्कुल छोड़ देंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते तो आप वाकई में नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको ही पता होना चाहिए कि आप अपनी टाइमिंग जॉब के इस तरह से सेट करें कि आपकी फैमिली जो है उसको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है, आपके बच्चों को सफ़र ना करना पड़े। अगर आप अपनी जॉब को कभी कभार टाइम ज़्यादा देते हो, जैसे मेरा मोस्टली यही होता है कि मेरा कुछ पता नहीं होता, कभी क्लाइंट्स हैं, कभी ऑफिस में लेट हो जाता है, कभी जल्दी जाना पड़ जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली भी इस तरह से है कि वो सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो उनका मुझे सपोर्ट है, दूसरा ये कि आई नो लेकिन वो भी इसलिए सपोर्टिव है ना कि यू आर एबल टू मैनेज। अगर आप हर चीज उल्टा पुल्टा कर रही होती हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई रहने दो, ना करो ऐसा ही है। ये लेकिन ये खुद औरतों पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है जो जैसे अभी डॉक्टर भी हैं, तो इंशाल्लाह कल इन लोगों की भी शादी होगी, इन लोगों को भी वो करना है, तो सारे डे है या नाइट शिफ्ट है, इन लोगों को भी मैनेज करना होगा। बहुत सारी इनके साथ भी होंगी ना, बिल्कुल। और बहुत कामयाब लोग, बहुत कामयाब औरतें जितनी भी हैं वो सारी अपनी लाइफ को सेटल करके अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके चल रही हैं। तो इट्स गुड टू बी अ वर्किंग वुमन। हाँ बिल्कुल, जो कुछ आपने तालीम हासिल की उससे यूटिलाइज करें, यूटिलाइज करें उसको। और इससे सिर्फ ये नहीं होता, इससे दूसरों की भी आप हेल्प कर रहे होते हो। और सबसे ज्यादा अपने आप को जितना हम काम करने से सीखते हैं, किसी को सिखाने से सीखते हैं, वो हम शायद पढ़ने से भी ना सीखते हैं। और जब हम खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन होंगे, खुद हम एक कॉन्फिडेंट वुमेन होंगे, एक पढ़ी लिखी औरत होगी, तभी वो माशरे को भी अच्छा बना सकती है, और बच्चों को भी अच्छा बना सकती है, अच्छी तालीम दे सकती है। जी डॉक्टर इकरा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अल्लाह ताला ने वुमेन को ना एक बहुत ही स्पेशल मल्टीटास्किंग क्रिएचर बनाया है। ठीक है, वेदर अगर आप देखें, अगर एक वुमेन है वो बाहर के काम करी, या अगर एक वुमेन है जो हाउस वाइफ है घर पे बैठी हो, ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर रही होती हैं। अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ को देखें, बच्चों को कैसे देखना है, स्कूल भेजना है, हस्बैंड को कैसे देखना है, सास ससुर को कैसे देखना है, उनकी फैमिली को कैसे देखना है, इन सब के बीच में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपनी अलग इमेज कैसे बनानी है, और जो ये आसान काम नहीं है। पाती फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती लाइफ में। ये आसान काम नहीं, लेकिन वो करती हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन को देखें, अपनी जॉब कैसे परस्यू करना है, अपना करियर कैसे परस्यू करना है, अपने घर वालों को कैसे टाइम देना है, ये भी आसान काम नहीं है। लेकिन एक वुमेन जो हाउस वाइफ होके और ये सोशल वर्किंग वुमेन होके भी ये सारे काम कर रही है, तो वो ऑब्वियसली एक बहुत स्पेशल और मल्टीटास्किंग क्रिएचर अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। तो ऑब्वियसली हमें एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और जैसे बताया हमारी इरम साहिबा ने कि जो है वो बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी सेट करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली आपको अपने गोल सेट करने पड़ते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देना है, आपको प्रायोरिटी है आपकी फैमिली, जब आपकी प्रायोरिटी है, आपका जो करियर है वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना आपका काम है। आप कितना टाइम फैमिली को देते हैं, कितना टाइम काम को देते हैं, कितना टाइम आपने अपने फ्यूचर गोल्स को देते हैं। सिर्फ काम करते रहना ये आपका गोल नहीं है, आगे बढ़ना होता है। एग्जैक्टली, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ आपकी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक ही जगह स्टक नहीं होना होता है, आपको आगे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना।
और फिर कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है ऑब्वियसली, लेकिन मैनेजेबल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप अपना माइंड सेट करें, फोकस एक रहे। चीज मैं और ऐड करूंगी कि वी कैन डू इट वाला जो एक आदमी होता है ना, एक लेडी का, कि हम कर सकते हैं। आपकी अगर आप इंटरनल अपने- मोटिवेशन Exactly, Exactly. अगर आपने अपने माइंड में ये चीज सेट कर ली दैट वी कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। Do it. बट अक्सर हम बात करते हैं तो यही होता है कि नहीं घर है, होगा और नहीं, बच्चे हैं, हाँ। हम कैसे करेंगे, तो वहीं पे आप अपने आप को एक स्टॉप लगा लेते हैं। आप एटलीस्ट गिव अ ट्राई टू योरसेल्फ ना, कि एक ट्राई तो करो, आप अपने आप को एक मौका दो कि आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो पता चलेगा कर सकते हो या नहीं कर सकते। लाइक पहली बात तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना Exactly. चाहिए कि यू कैन डू इट। फिर दूसरा, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो जो आपके इन लॉज हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आपके ऊपर वो कितना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस सपोर्ट करते हैं। जब आप Exactly. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, Exactly. Yes. if you're able to manage yourself, the time, if you're able to manage the time, तो हर कोई आपको जो है ना सपोर्ट Exactly. करेगा। तब उन्हें लगेगा यार ये तो खुद इतनी बेचारी परेशान हो गई है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर इकरा कि देखिए कैन डू अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस इरम ने हाईलाइट की, और जो है वो आपका कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं है कि बस चलो ठीक है जैसा चल रहा है तो चलता रहे यार, ठीक है खा तो रहे हैं ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप खा रहे हैं, इट्स अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट, इट्स अबाउट योरसेल्फ, Growth. कि आप किस तरीके से अपने आप को मनवा सकते हैं दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको बहुत स्पेशल बना के भेजा है, आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि आपके अंदर बहुत चीजें ज्यादा हैं। मोनिका, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर मेरे अंदर होगा कि मैं ये चीज़ करूँगी, मैं कर सकती हूँ, तो ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। कोई और आके मुझे नहीं बताएगा कि भाई तुम करो, तुम कर सकती हो, क्योंकि ये मेरे अंदर होनी चाहिए। तो जब तक आप ये सोचते हो कि मैं आपके कर अंदर सकती है हूँ, ये चीज, ऑफ कोर्स बिल्कुल। करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आप डॉक्टर अल्फत, आप क्या कहेंगी इस बारे में, और क्या मैसेज देना चाहेंगी वर्किंग वुमेन को? जी बिल्कुल, सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने आप को खुद इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप कि ये कर सकते हो, जैसे कि बाकी मतलब तीनों बाकी सबने भी सबने कहा, कहा था बिल्कुल, ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप फेस कर सकते हो चीज़ों को। आप मतलब लाइक आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि आप एक मतलब आदत हो जाती है, फिर आपकी एक स्टेज आता है कि आप सब कुछ फेस कर लेते हो। सो मेरे ख्याल से कि सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर उल्फत। तो इसी के साथ हम एक प्यारा सा गाना मोनिका से बोलते हैं कि वो हमें सुनाएं, ठीक है? बहुत सीरियस बातें हो गई, ईद के दिन थोड़ा सा फन तो होना ज़रूरी है ना, बनता है। जी मोनिका, एक प्यारा सा गाना सुनाइए और रंग भर दें आप हमारे प्रोग्राम में। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगे चनारों जैसी, जिनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। हो सदियों से भी लंबी मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाली दीवारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां। काजल के सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते
निकाब वाकई बहुत खूबसूरत आपने रंग भरे हैं, और मैं जो पूरा यकीन है कि नाजरीन भी जो है वो आपके गाने से बहुत महसूस हुए होंगे। जी डॉक्टर उल्फत, आप भी थोड़ा रंग डालें, मुझे लगता है कि और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर उल्फत की भी जो है मौसीकी का रंग आना चाहिए इस प्रोग्राम में। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बहुत खूबसूरत डॉक्टर उल्फत, बहुत प्यारा आपने जो है वो गाना सुनाया, हम सबकी ईद की खुशियों को दुबाला किया। और इसी के साथ उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा शो, और आपकी खुशियों को कुछ ना कुछ हमने जो है वो एंटरटेन अच्छे से किया होगा, और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी ख़वातीन आई हुई हैं, एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, तो आपने इनकी लाइफ के बारे में सुना, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन टाइम निकाला और यहाँ पर आके खुशियाँ बांटी, और हमारे नाज़रीन के साथ आपने ईद मनाई, और मीडिया फोकस के साथ आपने ईद मनाई। एक मरतबा फिर मैं आपको मीडिया फोकस की तरफ से दिली ईद मुबारक पेश करती हूँ, आप लोगों को भी और आप लोगों को भी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक मैसेज के साथ, कि जितनी भी ख़वातीन हैं मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, हैव कैन डू अप्रोच, आपके अंदर कैन डू अप्रोच होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए एक ही की है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अल्लाह ताला ने आपको कम नहीं बहुत ज़्यादा बनाया है। ये मत सोचें कि अरे मैं नहीं कर सकती, मैं तो खातून हूँ, मेरे पर तो ये जिम्मेदारी है। सबके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप यकीन जानें, अगर आप एक मर्द की ज़िंदगी को देखेंगे तो उसकी ज़िंदगी भी कोई कम नहीं होती है, बहुत टफ होती है, उसकी भी उसी तरह जिम्मेदारी होता है, बट दे आर मैनेजिंग। वो ये अगर वो भी ये सोच लें कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, अल्लाह ताला ने किसी मर्द किसी औरत को किसी से कम या ज़्यादा नहीं बनाया, ठीक है। और हम सबको, और मैं बल्कि ख़वातीन को कहूँगी, एक अपर दर्जे पे रखा है, हमें बड़ा मकाम दिया है, हमें माँ बहन बेटी, हमें बहुत अच्छे खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, और इतने खूबसूरत माँ बाप और रिश्तेदार दिए हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें मना करते हैं तो सिर्फ उसी वक्त मना करते हैं जब वो देखते हैं कि ये लोग परेशान हो रही हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होगा, अगर आप अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस दे पाएंगी, तो आप यकीनन मुल्क की तरक्की के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाएंगी। ना सिर्फ ये कि मुल्क की तरक्की, बल्कि आपकी पर्सनल जो अपना हाउस होल्ड है उसके अंदर भी जब आप कंट्रीब्यूट करेंगी तो एक अच्छा माहौल पैदा होगा। और देखें, फाइनेंशियल क्रंच से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो हम सबको समझना होगा, आप सब मोस्टली मैं देखती हूँ इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं लेकिन वो हिम्मत हार जाती हैं। तो मैं आपको दोबारा यही कहूँगी, अपनी हिम्मत ना हारें, और आप जो है वो हिम्मत बांध के रखें और आगे आएँ।
तो इसी पैगाम के साथ कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप सबको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।